दोस्तों नमस्कार। वही बीजेपी है, वही कांग्रेस है, वही नेताओं की कतार है। बदला है कुछ तो उसको अगुवाई करने वाले नेताओं के चेहरे बदल गए, या फिर इस देश की समूची संसदीय राजनीति को ही दिल्ली की सत्ता ने अपने इर्द गिर्द इस तरीके से लाकर खड़ा कर दिया कि एक झटके में इस देश के भीतर जो परसेप्शन पॉलिटिकल पार्टी का था उसको बदलने में बीजेपी सफल हो गई। या जो नैरेटिव को बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के कद के आसरे लगातार की गई, जो गढ़ा गया वह सब कुछ सफल दिखाई देने लगा। अन्यथा जिस भी राज्य के जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप चले जाएंगे, वहां पर जो उम्मीदवार होगा, हो सकता है आपके जहन में सवाल यह जरूर उठे, अरे यही वो शख्स था जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चुनाव हार गया था, या यही वो शख्स था जो मनमोहन सिंह के काल में चुनाव जीत गया था। इस दौर में उम्मीदवारों का महत्व, उनकी जरूरत दिल्ली के कद और प्रधानमंत्री मोदी के लार्जर देन लाइफ के उस नैरेटिव पर आकर टिक चुकी है, जिसका एक ही फरमान है। और यह फरमान बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी के तमाम सांसदों को दिया गया कि आप जब प्रचार करने निकलें तो इस बात का जिक्र करें कि 23 बरस की यात्रा बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, यानी संवैधानिक पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कोई भ्रष्टाचार का मामला उन पर लगा नहीं है, और ऐसा कोई नेता इस देश के भीतर मिलेगा नहीं। और संयोग देखिए, आज राहुल गांधी उसी गुजरात के भीतर उन्हीं गलियों में है जिन गलियों को देखते समझते हुए एक वक्त दिल्ली से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरात जाकर उस दौर में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि आप राजधर्म अपनाइए, और राजधर्म के बगैर राजा की महत्ता होती नहीं है। और तब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए यह कहा था, हम तो वही अपना रहे हैं। लेकिन राजधर्म का पाठ इस देश में बीजेपी की सत्ता के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को दिया था। और इस यात्रा के जरिए गुजरात के भीतर वोटों का समीकरण कैसे बदल गया, और इस देश की राजनीति के भीतर कॉरपोरेट का दखल दिल्ली आने के बाद किस तरीके से बदलता चला गया, उसका पूरा चेहरा गुजरात के भीतर घुसकर राहुल गांधी आज जब रखने के लिए सड़क पर उतरे तो सैलाब इतना जबरदस्त उमड़ कर आया, जिसके सामने एक ही शब्द वो कह पाए कि गौतम अडानी का नाम आपने सुना होगा, और आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनके हवाले इस देश का सब कुछ कर दिया गया है। सुनिए इसे, उसके बाद उस पन्नों को खोलने की कोशिश होगी जो 23 बरस की यात्रा के दौर में क्या कुछ भारतीय राजनीति में कैसे बदल गया। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का अपना परसेप्शन है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए इस न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच है। गौतम अडानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अडानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अडानी, माइनिंग अडानी, पावर जनरेशन अडानी, सोलर पावर अडानी, विंड पावर अडानी, हिमाचल से अडानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली है। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। असल में यही वो नब्ज है जिस नब्ज को जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर दबाया, या 2018-19 के लोकसभा चुनाव के वक्त प्रचार करते हुए गुजरात में उन्होंने बड़ी ही उखड़ी हुई भाषा, या कहें गलत शब्दों के जरिए
प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो दिल्ली की सत्ता भिड़ गई कि राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाए। और जब पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया तो आने वाले वक्त में कोई भी पार्लियामेंट के भीतर इस भाषण को पढ़ ही नहीं सके, तो उन तमाम शब्दों को हटा दिया गया, क्योंकि संसद की ताकत इस वक्त बीजेपी के सामने नतमस्तक है। इस दौर में सड़क की राजनीति हो या संसद के भीतर की परिस्थितियां हो, दोनों दिशाओं में अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति की पकड़ है तो वो पार्टी बीजेपी है और नेता नरेंद्र मोदी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस गुजरात को पहली प्रयोगशाला के तौर पर न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने बल्कि आरएसएस ने भी उसे बनाया और खड़ा किया, वही प्रयोगशाला दूसरे हिस्से में उत्तर प्रदेश चली गई। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बड़ी मायने रखती है और राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर की गरीबी और उत्तर प्रदेश के भीतर उद्योगों की तादाद, उत्तर प्रदेश के भीतर छोटे और मंझोले किस्म के व्यापारियों की तादाद और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, वह कई मायनों में गुजरात की तुलना में बद से बदतर है। लेकिन बीजेपी, आरएसएस या खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए वह एक प्रयोगशाला राजनीतिक तौर पर है। सवाल सबसे बड़ा यही कि दरअसल इस नैरेटिव को बदलेगा कौन और इन मुद्दों को उठाएगा कौन। क्योंकि गुजरात का जिक्र आने पर आप कह सकते हैं अच्छा, पिछले दिनों तो मोरवाड़िया जो कांग्रेस के नेता थे वह भी बीजेपी में चले गए, तो कुछ यह भी कह सकते हैं इससे पहले शंकर सिंह वघेला वह भी तो आरएसएस के साथ थे और बीजेपी के भीतर थे, वह भी तो कांग्रेस में चले गए। इसीलिए इन नेताओं की कतार के आसरे इस देश की लोकसभा सीटों का परीक्षण करने की अब जरूरत कम से कम है। दरअसल उस परसेप्शन को बनाने और उस परसेप्शन को तोड़ने की नई परिस्थिति भारतीय राजनीति में आकर खड़ी हो गई है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस देश के भीतर की इकोनॉमी अगर कॉरपोरेट के साथ खड़ी है, उन कॉरपोरेट की सबसे बड़ी कतार गुजरात में ही है। उस कॉरपोरेट की हिस्सेदारी कितनी बड़ी ताकत के साथ न सिर्फ पैसा कमाने बल्कि कर्ज लेकर पैसा न लौटाने और भारत सरकार द्वारा पैसा माफ किए जाने का भी आंकड़ा इस देश में अगर 16 लाख करोड़ का है, तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता इस बात को कब समझे, कैसे समझे और उसके भीतर जो नैरेटिव इस दौर में गढ़ा गया वो 23 साल तक की ईमानदारी का हो, करप्शन ना करने का हो, देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का हो, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसको लेकर कहने का हो, या इसके ठीक समानांतर में नीति आयोग के जरिए इस देश की गरीबी को कम करना हो, चुनाव आयोग के जरिए सत्तानुकूल लकीरों को खींचना हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए किन्हीं मुद्दों पर खामोशी बरतकर सत्ता को बचाने की प्रक्रिया हो, सीबीआई और ईडी और इस देश की तमाम एजेंसियों के जरिए कहीं ना कहीं इस देश में विपक्ष की राजनीति को डराने और एक व्यक्ति के तौर पर वो सांसद हो या विधायक हो, उसका अपना परिवार हो, उस राजनीति से वो डरा सहमा होकर किस तरीके से सिमट जाता है और सत्ता बदल लेता है, इसकी एक लंबी कतार है। लेकिन क्या जनता इस बात को समझ रही? हमें लगता है पहले एक दृश्य देखिए जो गुजरात के भीतर उमड़ा हुआ सैलाब है। यह सैलाब दाहोद से लेकर गोधरा तक है। कल यह यात्रा सूरत भी पहुंचेगी। और इन सब परिस्थितियों के भीतर एक सवाल है, क्या गुजरात के भीतर भी अंडर करंट कुछ चीजें चलने लगी हैं? लेकिन इस सैलाब को जरूर देखिए। जाहिर है गुजरात की इन्हीं सड़कों पर एक वक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे खूब घुमा करते थे और राजनीतिक तौर पर उन्होंने जो जमीन तैयार की वह वोटों के ध्रुवीकरण के आसरे बीजेपी की जीत हर चुनाव में होगी, इस पर मुहर लगती चली गई। तो क्या इस दौर में राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा के जरिए अब गुजरात के बड़े व्यापारी नहीं बल्कि एक तरफ कॉरपोरेट है और दूसरी तरफ छोटे व्यापारी हैं, क्या वाकई इनको समझाने में वो सफल हो पाएंगे कि राजनीतिक तौर पर गुजरातियों की भी पहचान जो अलग अलग हुनर के आसरे जो अभी तक पूरी दुनिया में छाई हुई थी वह बिजनेस भी सिमटता चला जा रहा है। और उसके सिमटने का तरीका यह है कि जो पहचान गुजरात की थी वह भी गायब हो रही है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए वहां के व्यापारियों की तादाद हो या फिर सूरत के भीतर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या डायमंड इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, अगर ध्यान दीजिए तो वहां पर लगभग 70 लाख लोग एक झटके में उनके हाथ से कोविड के बाद से काम निकल गया। बड़ी तादाद में लोग बाहर से आते थे, तब यह माना जा रहा था कि बाहर से जो प्रवासी मजदूर के तौर पर यहां आए वह तो लौट गए, लेकिन 2021 बीतते बीतते गुजरात की इकोनॉमी के भीतर जो व्यापारियों पर संकट आया उसमें बड़ी बात यह थी कि उसमें जीएसटी का योगदान कितना बड़ा था, इसको खुलकर वहां के व्यापारी अब बोलने से कतराने नहीं लगे, यानी खुलकर बोलने लगे। और यह बोलने का तरीका था कि वहां पर तकरीबन आज की तारीख में भी गुजरात के भीतर तकरीबन 45 लाख छोटे बड़े व्यापारी ऐसे हैं जो संकट से जूझ रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी तादाद सूरत में ही है जहां कल राहुल गांधी को होना है। तो इस पूरे इलाके से जो रास्ता बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे, क्या वो गुजरात के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की उस छवि पर सीधा हमला कर रहा है, जिस हमले को लेकर कहा संसद के भीतर भी गया कि दरअसल किस तरीके से अपने मित्रों के हवाले सब कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से जो मित्र बाहर चले जाते हैं उनको राहत और रियायत दे दी जाती है। तो ऐसे में आज रैली के इर्द गिर्द जो युवा वोटरों की फौज थी वो बहुत साफ तौर पर गुजरात के दाहोद से ही नजर आने लगी। और गुजरात के भीतर इस वक्त 2024 के चुनाव में तकरीबन 1,45,00,000 युवा ऐसे हैं जिनके हाथों में रोजगार नहीं है। इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी की स्थिति गुजरात के भीतर व्यापारियों के साथ जुड़कर है, वहां पर कोई सरकारी नौकरी नहीं खोजता है, वहां पर वो व्यापार के रास्ते खोजते हैं। और व्यापार के रास्ते अगर उनके बंद हो रहे हैं तो क्या सब कुछ बड़े कॉरपोरेट बड़ी कंपनी इंडस्ट्रियलिस्टों के हवाले लगातार किया जा चुका है या किया जा रहा है? क्या यह नैरेटिव नया है या फिर जिस छवि को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली तक पहुंच गए उस छवि की नब्ज को और उस छवि की नींव को पकड़ने के लिए राहुल गांधी गुजरात के भीतर इन्हीं बातों को बतला रहे हैं कि आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई गई है, पूरा का पूरा फायदा 3-4 बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो गुजरात की स्पेशलिटी है, उनको पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी हमें मारने के हथियार हैं, हमें खत्म करने के हथियार हैं और अदानी जी के लिए रास्ता बनाने वाले हथियार हैं। अब राहुल गांधी गुजरात की उस जमीन को खोदना चाह रहे हैं जिस जमीन पर सीमेंट की मोटी लेयर बैठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में है। और सवाल यही है कि इस दौर में मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी है। लेकिन जब आप नैरेटिव बनाते हैं और दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी इसको बाखूबी जानते समझते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उन मुद्दों को लगातार उठा रही है जिसको उन्होंने संसद में बोलने से रोक दिया। और 2019 के चुनाव के वक्त
उन पर जो केस हुआ वह भी मुद्दा कहीं ना कहीं उसी कॉरपोरेट से यारी या पैसा लेकर भागे हुए कॉरपोरेट के उन महानुभावों का था जिनकी अपनी यारी उस दौर में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी की रही। लेकिन सवाल तो उस नैरेटिव का है, उस नैरेटिव को बनाने में कोई चूक होनी नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तौर पर उसे कैसे गढ़ते हैं, इन तमाम परिस्थितियों से हटकर हमें लगता है इसका नजारा आज दिल्ली में बाखूबी नजर आया। इससे पहले होता यही था कि बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के तमाम मालिकों को बुला लीजिए, अब वो मालिक भी तो कॉरपोरेट से जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके संपादकों को बुला लीजिए, कमरे में बैठक कीजिए और उसके जरिए संदेश दे दीजिए। लेकिन इस दौर का मीडिया जो है वो चंद हाथों में सिमटा हुआ है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो बिखरा हुआ है। देश के अलग अलग प्रांतों में डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी बात को कहने और एक परसेप्शन को बनाने की स्थिति में इस देश का डिजिटल मीडिया बड़ा व्यापक हो चला है और माना यह भी जाता है कि डिजिटल मीडिया 2025-26 तक टीवी मीडिया को ओवरलैप कर जाएगा, यानी आगे निकल जाएगा। उसका भी एक आंकड़ा है, हमको लगता है ये आज आपको जानना चाहिए क्योंकि फिक्की की एक रिपोर्ट निकल कर आई। उसने जानकारी दी कि दरअसल मीडिया और एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों से जो टेलीविजन है और जो डिजिटल मीडिया है 2024 में इसका जो रेवेन्यू होगा वो 75,000 करोड़ का होगा डिजिटल का रेवेन्यू और टेलीविजन का रेवेन्यू होगा 71,800 करोड़, यानी कम हो जाएगा। पिछले बरस तक दोनों बराबर में लगभग चल रहे थे, लेकिन 2024 में कम होगा और 2026 आते आते डिजिटल मीडिया का जो टैक्स रेवेन्यू है पूरा का पूरा रेवेन्यू 95,500 करोड़ तक हो जाएगा और टीवी 76,600 करोड़ तक होगा। यह फिक्की की रिपोर्ट बतलाती है। सवाल यही है कि इन तमाम बातों से अवगत भी हैं, प्रभावित भी हैं और जानते भी हैं कि इस देश के भीतर अगर अपनी छवि को गढ़ना है तो फिर डिजिटल मीडिया को साथ लेना होगा। इसीलिए पीएमओ भी छोटा पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए, तो आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में बाकायदा बुलाया गया, उसी भारत मंडप में जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, जहां पर एक वक्त G20 की बैठकें भी हुई, लेकिन वहां पर बड़ी तादाद में बुलाया गया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक लाइन क्लियर तौर पर कह दी कि देखिए हमने आपको बुलाया है और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 2024 के चुनाव को लेकर आपको बुलाया गया है। सुनिए जरा इस बात को, तब समझ पाएंगे कि छवि गढ़ी कैसे जाती है और छवि गढ़ने के लिए किन किन रास्तों पर इस देश की सरकार चल निकली है और जाहिर है उन सब को साथ जोड़ने के लिए अब वो किस हद तक जा सकती है। ये जो सम्मेलन था ये सिर्फ उसकी एक वानगी भर है। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। एक मैसेज तो साफ है कि 2024 को लेकर इस सम्मेलन को नहीं बुलाया गया और दूसरा मैसेज भी साफ है जब नारे लगने लगे कि 2024 के चुनाव के लिए आप ही हमारे साथ खड़े हैं या आप ही के लिए
हम खड़े हैं और हमारे लिए आप खड़े हैं। तो छवि कैसे गढ़ी जाती है वो दिल्ली का नजारा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन का सच क्या है, क्योंकि इस दौर में मीडिया पूरे तरीके से सत्ता के गुणगान में लगा और यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल गुणगान का नहीं है, गुणगान तो हर दौर में हर सत्ता का हुआ है। वो कांग्रेस पार्टी का भी होता था तो बीजेपी का भी हो रहा है, लेकिन इस दौर में अलग चीज यह है कि इस दौर में मीडिया पर भी उन कॉरपोरेट हाउसेस ने कब्जा कर लिया जो कॉरपोरेट सत्ता के साथ खड़ा है या सत्ता को अपनी सौदेबाजी या अपनी ताकत का दायरा वह मीडिया पर कब्जा करके दिखाना चाहता है। और यह कोई छुपा हुआ नहीं है इस देश के भीतर में कि अंबानीज हो या अडानीज हो या किस कॉरपोरेट के कितने शेयर किस चैनल में लगे हुए, ये छुपा हुआ सच नहीं है। ये सब कुछ सामने है, क्योंकि आपको बतलाना पड़ता है कि किस कंपनी में कितने शेयर है, तो तमाम जानकार जानते हैं। और इसीलिए इस दौर में उन पर बंदिश यह भी है कि आप इन बातों को कम से कम ना दिखाएं जिन बातों के जरिए जो छवि गढ़ी गई कि 23 साल तक कोई करप्शन नहीं, 23 साल तक कोई दाग नहीं, 23 साल तक रामराज्य की स्थिति और आने वाले वक्त में भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में, ये तमाम चीजें जो गढ़ी गई उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और विपक्ष इस दौर में ब्लैकआउट पूरे तरीके से हो जाना चाहिए। और इन्हीं बातों को अगर राहुल गांधी सड़क पर कहने की स्थिति में है और वो जान रहे हैं कि मीडिया उनकी बातों को नहीं दिखाएगा, तो क्यों नहीं मीडिया को लेकर भी सच इस देश की जनता के भीतर बताया जाए। और यह स्थिति गुजरात के वक्त में, जब गुजरात की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर थी, वो हो सकता है आपके जहन में 2001-2002 के राइट्स को लेकर स्थिति बन रही हो, या फिर उसके बाद की परिस्थिति में आइए तो वाइब्रेंट गुजरात को लेकर स्थिति बन रही हो, या फिर 2004-05 में जब नरेंद्र मोदी को जब मुख्यमंत्री के तौर पर अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था उसको लेकर बन रही हो, या इस दौर में अमेरिका के सबसे करीब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उसकी जो वजह है उन चीजों पर भी खामोशी क्यों बरती जाती है। और राजनीतिक तौर पर विपक्ष की किसी भी राजनीतिक पहल को अगर पूरे तरीके से मीडिया ब्लैकआउट कर देगा तो फिर कोई संवाद कैसे बनेगा, या विपक्ष इस देश के भीतर है भी कि नहीं है, यह भी एक सवाल अपने आप में बहुत बड़ा होता चला जाएगा। और शायद यही वो संकट है जो मौजूदा वक्त में उन बातों को रोक देता है कि आखिर क्यों एसबीआई ने मना कर दिया कि हम आपको तुरंत इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी दे सकेंगे। क्यों मना कर दिया? उसी एसबीआई ने इस देश के भीतर में कॉरपोरेट को भी कर्जा दिया है, अडानीज को भी कर्ज दिया है। इस देश के भीतर में जनता का पैसा बैंकों के जरिए किन कॉरपोरेट्स के पास जाता है, वो कॉरपोरेट्स में से कितने कॉरपोरेट है, इसका जिक्र बार बार संसद के भीतर किया गया, पूछा गया। उनकी लिस्ट तो जारी कीजिए। 40-50 कंपनियों की लिस्ट आरबीआई के जरिए जारी जरूर हुई, लेकिन वो अधूरी है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल फंडिंग या चुनावी फंडिंग इस दौर में हो रही थी, अगर वो 16,000 करोड़ से ज्यादा की है तो उसकी एवज में उन्हें क्या लाभ मिला, इसकी जानकारी तो इस दौर में मीडिया के जरिए आ जानी चाहिए थी। लेकिन जब संस्थान नहीं बताए, बैंक नहीं बताए, आरबीआई खामोशी बरते, और सुप्रीम कोर्ट अब 11 तारीख को देखना है वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सवाल है कि ये पूरी की पूरी कड़ी है इस रूप में, और इन्हीं बातों के पीछे का सच क्या है। अब राहुल गांधी इन्हीं बातों का जिक्र उसी गुजरात में कर रहे हैं जिस गुजरात के लोगों ने बतौर प्रधानमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक भेजा, जिसका जिक्र बार बार खुद प्रधानमंत्री मोदी करने से चूकते नहीं है। अच्छा, मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है, 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। सवाल तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जिस छवि को जो प्रधानमंत्री मोदी की गढ़ी गई उसमें अगर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं
और इस देश के भीतर के तमाम संस्थान, तमाम मीडिया और तमाम स्वायत्त या संवैधानिक संस्थान भी सत्ता के लिए ही काम कर रहे हैं, तो रास्ता कहीं से भी बिना जनता के हरकत के बनेगा नहीं। इसीलिए 5 ऐसे सवाल इस दौर में सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो गुजरात को लेकर है कि गुजरात के 20 कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों के नाम आप तुरंत बोल सकते हैं। आप दबा के देखिए, कंप्यूटर में जाइए और लिख डालिए, आपको 20 नाम आ जाएंगे। उस 20 में से 18 जो हैं इस देश के टॉप मोस्ट कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान है, जिनका नेटवर्थ इस दौर में कई गुना बढ़ा है। दूसरा सवाल, लेकिन आपको गुजरात के भीतर किसानों की बदहाली और किसानों को लागत भी ना मिल पा रहा, और खास तौर से कपास से जुड़े किसानों की परिस्थिति क्या है, जो अनाज उगाने वाले किसान हैं उनकी बदहाली या उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप नहीं जान पाएंगे। और उन किसानों का जिक्र गुजरात में अब होता नहीं है। इतना ही नहीं, मनरेगा से जुड़े हुए गुजरात के भीतर मजदूरों को भी क्यों काम 100 दिन का नहीं मिल पाता है, अगर गुजरात के कॉरपोरेट का नेटवर्थ ही इस देश के नेटवर्थ के बराबर हो चला हो। जो वहां के 20 टॉप मोस्ट हैं उनकी बराबरी इस देश की जीडीपी को टक्कर देने वाली हो, तो फिर उस राज्य के भीतर की परिस्थिति तो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन किसान, मजदूर, इसका जिक्र आपको नहीं सुनाई देगा। तीसरा सवाल गुजरात के भीतर के युवाओं का है। उन युवाओं के सामने जो सबसे बड़ा संकट आने वाले वक्त में है, वो सिर्फ एक ही है कि वह गुजरात के हैं और देश के प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। इससे हटकर एक क्षण के लिए सोचिए, जब दिल्ली की सत्ता पलटेगी तो आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में, अगर मध्यम मंझोले या फिर वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर डायमंड इंडस्ट्री के जो संकट की परिस्थिति है उसको निपटाने के लिए कोई रास्ता बनाया या नहीं बनाया? और अगर नहीं बनाया तो एक सत्ता के भरोसे हर कोई टिका हुआ है, तो वो भरभरा कर गिर जाएगा। और चौथी परिस्थिति राजनीतिक है, जो बड़ी है इस दौर में, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको मैनेज हर तरीके से बीजेपी की सत्ता गुजरात के भीतर कर लेती है। वो चाहे अलग अलग माध्यमों के तौर तरीके से क्यों ना हो। हार्दिक पटेल अक्सर कहा करते थे, वह बीजेपी में ना जाएं तो कहां जाएं। उनकी पूरी की पूरी पहल जो होती थी घूमने की, उस पर बंदिश लगी हुई है। अदालत उनके मामले को अपने पास रखे हुए है और बीजेपी बार बार कहती है उनसे कि आप हमारे साथ आ जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ तमाम तरह की जो भी कलम लगाई गई है उस पर कार्रवाई होगी। हम क्या करें? तो जब हार्दिक पटेल, जिसने एक दौर में वहां पर पटेल समुदाय के भीतर और किसानों की स्थिति और युवाओं के गुस्से को उभार दिया था लाखों के सभा सम्मेलन करके, लेकिन उसके बाद गुजरात की राजनीति कैसे ढहढाकर गिरती चली गई। और पांचवी परिस्थिति इस दौर में सबसे बड़ी यही है कि जिस कॉरपोरेट को सिर्फ हम आप कॉरपोरेट समझते हैं, दरअसल सत्ता को लेकर उसकी भागीदारी या राजनीतिक तौर पर सत्ता की भागीदारी कॉरपोरेट को लेकर गुजरात एक ऐसे हब के तौर पर है। दिल्ली ढह भी जाए तो भी गुजरात तो बचा हुआ है और इसके जरिए दिल्ली फतह कभी भी किया जा सकता है। और इस रास्ते के आड़े इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है, एसबीआई का जानकारी ना देना भी है, इस दौर में अदालतों की खामोशी भी है, इस दौर में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और उससे शेयर बाजार के भीतर हिचकोले खाता हुआ जो 12 लाख करोड़ का गड़बड़ी हुआ और जो मैनिपुलेशन हुआ, वो सब कुछ समाया हुआ है। यानी पूंजी के हब पर बैठा हुआ गुजरात, उस गुजरात की जमीन पर नंगे पांव चलते हुए राहुल गांधी और जनता के भीतर का वो सवाल कि वह किस दिशा में कैसे देखे, शायद रास्ता यहां से निकलेगा या ये रास्ता इतना मजबूत है कि कहीं से नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।